Hello everyone, how are you? I hope you are all doing well. So in today's class we are going to discuss about collisions. In physics basically the collisions are the events and those events happens between two or more bodies for a very short period of time. Like they come in contact of each other, and then after some time, after very few time they depart from each other. And this particular event is called collision in physics. And mainly in this class we are going to study about collisions in we can say classical physics. And in classical physics, when two bodies interact with each other, that interaction is called द कोलिजन्स. ठीक है. तो जब कोलिजन होती है कोई भी दो पार्टिकल्स और दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो वो कोलिजन आगे हम देखते हैं कि उन कोलिजन को दो टाइप ऑफ कोलिजन्स में स्टडी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, द इलास्टिक कोलिजन्स एंड इन इलास्टिक कोलिजन्स. इलास्टिक एज द वर्ड इटसेल्फ इज सेइंग कि ऐसा कोलिजन जिसमें पार्टिकल्स में या फिर जो बॉडीज जो इंटरेक्ट करती है या फिर जो कोलिजन होता है उसमें कोई भी तरीके की डिफॉर्मिटी नहीं आती है. द पार्टिकल बिफोर द कोलिजन एंड पार्टिकल्स बिफोर आफ्टर द कोलिजन दे विल बी सेम, एंड देयर विल बी प्योरली एन एक्सचेंज ऑफ इधर द मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी. इस टाइम पीरियड में जो स्मॉल टाइम पीरियड होता है जिसमें कोलिजन होती है उसमें देयर में बी ए चेंज ऑफ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. क्योंकि जब दो पार्टिकल आपस में कोलाइड करेंगे तो फॉर दैट वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दे अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर, और जब फोर्सेस अप्लाई करेंगे देन दे एक्सचेंज द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इन दैट कोलिजन. तो उससे जो उनके इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है और जो उनके इनिशियल मोमेंटम होते हैं वो कैसे डिफर करते हैं या फिर सेम रहते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. ठीक है. तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कोलिजन 1D में हो रहा है या 2D में हो रहा है. सो इन टूडेज क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोलिजन इन 1D, यानी कि वन डायमेंशन में जब कोलिजन होता है तो उसमें क्या वेलोसिटीज में चेंज आता है, बिफोर और आफ्टर कोलिजन क्या वेलोसिटीज, कैसे वेलोसिटीज चेंज होती है, दैट वी आर गोइंग टू सी. एंड उनमें कौन 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 सी चीजें कंजर्व्ड रहती है या फिर कंजर्व नहीं रहती है, दैट वी आर गोइंग टू सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद कोलिजन. तो कोलिजन को मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 1D कोलिजन में यहाँ पे. ठीक है. और बेसिकली 1D कोलिजन्स आर कॉल्ड एज हेड ऑन कोलिजन. इसमें हेड ऑन कोलिजन में बोलने का रीजन ये है, हेड ऑन कोलिजन्स आर दोज कोलिजन्स इन विच द वेलोसिटीज बिफोर द कोलिजन एंड वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन दे ऑल लाई इन अ स्ट्रेट लाइन. अगर वो स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद भी स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, देन दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड एज हेड ऑन कोलिजन. एंड देयर आर द टाइप्स ऑफ कोलिजन such as types of collisions are: first is elastic collision, elastic collision, and the second one is inelastic collision. Inelastic collision. क्या होता है एक इलास्टिक कोलिजन में और इन इलास्टिक कोलिजन में? इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होती है जिसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है. ठीक है. इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है. इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड.
कंजर्व्ड का मतलब है कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और ये वाले के केस में, इन इलास्टिक कोलिजन के केस में, इसमें भी लीनियर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो लीनियर जो इलास्टिक कोलिजन होती है, इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। सिस्टम की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है। हो सकता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जो वहां पे मान लो दो ऑब्जेक्ट कोलाइड कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाए, ये हो सकता है, ये कोलिजन में हो सकता है, इलास्टिक कोलिजन में हो सकता है। लेकिन जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, मान लो दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट का जो टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा, वो जो कोलिजन होने के बाद भी सेम रहेगा, दोनों के टोटल के काइनेटिक एनर्जी के सम के। इसमें जो इन इलास्टिक कोलिजन होती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती है। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। उसका रीजन है, इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी क्यों कंजर्व नहीं रहती है। उसका रीजन ये है कि जो इन इलास्टिक कोलिजन होती है, बेसिकली दे आर the real life collisions, just like the collision between the collision of car and a bike, the collision of the truck and some other vehicle। जो इन इलास्टिक कोलिजन के केसेस हैं, वो we can say that they are type of hard collisions as compared to elastic collision। elastic collision होता है, they are very soft collisions, we can say that। और उनमें काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों कंजर्व रहता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो जो काइनेटिक जो इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन्स के अंदर वी स्टडी द collisions between molecules of the gases, molecules of gases। ये हम काइनेटिक थ्योरी में पढ़ते हैं। जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं, तब इसमें देखते हैं कि जो कोलिजन्स होती है, दीज कोलिजन्स आर इलास्टिक कोलिजन्स। और इसकी बात करूं मैं इन इलास्टिक की, तो इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन आर दोज कोलिजन्स लाइक क्रैश ऑफ अ कार, या फिर जो रियल लाइफ कोलिजन्स होती है, ऑलमोस्ट ऑल रियल लाइफ कोलिजन्स, यानी कि नॉन आइडियल कोलिजन्स जो होती है, उनको हम इन इलास्टिक कोलिजन्स में काउंट करते हैं। अब इलास्टिक कोलिजन के अंदर एक और पॉइंट आता है, वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक ऐसी चीज है जो दोनों इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन को डिफरेंशिएट करता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, मैं कह सकता हूं, इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन्स को जो हम स्टडी करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आई एम आस्किंग अबाउट। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम ई से डिनोट करते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, इट इज द रेशियो ऑफ the relative velocity of the separation to the relative velocity of the approach। E
is defined as relative velocities of separation, relative velocity of separation divided by relative velocity of approach. Relative velocity of separation divided by relative velocity of approach. एग्जाम्पल के लिए अगर आप अज्यूम करें तो मान लो कि यहां पे दो मासेस है, m1 जो कि u1 वेलोसिटी से चल रहा है और एक मास है m2 जो कि u2 वेलोसिटी से चल रहा है। उनकी कोलिजन हुई, लेट अस सपोज यहाँ पे उनकी कोलिजन होगी, ठीक है। और आफ्टर कोलिजन वो जो मासेस है, m1 है वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और m2 है वो v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा, इट इज डिफाइंड एज E equals to v2 minus v1, relative velocity of separation divided by relative velocity of approach, that is u1 minus u2, ठीक है। It is called as coefficient of restitution. If I talk about elastic collision, तो उसके लिए coefficient of restitution का वैल्यू 1 होता है। For elastic collision, the value of E is 1 and as a result हमें क्या मिलता है, v2 upon v2 minus v1 upon u1 minus u2, it is equivalent to 1 and v2 minus v1 can be written as u1 minus u2। अब इसको अगर हमने रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को तो हमें मिलेगा v2 प्लस ये वाला u2 इधर आएगा तो v2 प्लस u2 इक्विवेलेंट टू v1 प्लस u1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट टू थिंक अबाउट कि अगर इलास्टिक कोलिजन है, अगर कोलिजन इलास्टिक है तो वेलोसिटीज का सम, जो दो बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही है उनके वेलोसिटीज का सम, इंडिविजुअल सम जो हम बात कर रहे हैं v2 प्लस u, हाँ 1 सेकेंड, हाँ v2 प्लस u2 विल बी इक्विवेलेंट टू v1 प्लस u1। जो वेलोसिटी है दोनों पार्टिकल्स की, जो इंडिविजुअल वेलोसिटी है उनका बिफोर और आफ्टर सम है वो सेम होगा, दोनों इंडिविजुअल पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। ओके, और मैं बात करूं यहां पे इन इलास्टिक कोलिजन की, फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन ई का वैल्यू होता है 0 से लेके 1 तक, यानी कि ई कैन बी लेस देन और इक्विवेलेंट टू 0 और लेस देन 1, क्योंकि 1 होते ही वो इलास्टिक कोलिजन हो जाएगी। एंड एक केस यहां पे ये आता है परफेक्टली inelastic collision। परफेक्टली inelastic collision, परफेक्टली inelastic collision ऐसा केस है जहां पे E का वैल्यू 0 होता है। और परफेक्टली inelastic collision वो कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस होता है, यानी कि इन इलास्टिक कोलिजन में भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, बट इन जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी को बहुत ज्यादा लॉस होता है। उसका रीजन क्या है, जब इलास्टिक कोलिजन होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी
का लॉस नहीं होता है, वो कंजर्व रहती है। लेकिन जब इन इलास्टिक कोलिजन होती है तो उस केसेस में, जैसे फॉर एग्जांपल द कोलिजन ऑफ कार एंड अ बाइक, then some amount of energy will be converted into heat energy. It will be converted into sound energy, and it will be converted into maybe अगर वहां पे क्रैश हुआ है तो इट मे बी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी ऑल्सो, क्योंकि ये एक तरीके का हार्ड कोलिजन है और इस वजह से उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो अदर एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है उस केस में, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है वहां पे। The kinetic energy before collision is greater than kinetic energy after collision in the case of inelastic collision. ओके, अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन का केस डिस्कस करेंगे, और उस केस में देखेंगे कि कैसे वेलोसिटीज चेंज होती है आफ्टर कोलिजन, जब दो पार्टिकल के बीच में कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन बिटवीन masses m1 and m2 in 1D। 1D में यानी कि वन डायमेंशन में अगर दो मासेस है m1 एंड m2, या मासेस की जगह पे आप बॉडीज भी लिख सकते हैं, ठीक है। इफ दे आर कोलाइडिंग इलास्टिकली, तो उनमें क्या, उनकी वेलोसिटीज में क्या चेंजेस आएगा। फॉर एग्जांपल, आई एम अज्यूमिंग दैट देयर इनिशियल वेलोसिटीज आर u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली फॉर मासेस m1 एंड m2। मान लो यहाँ पे ये मास m1 है जो कि वेलोसिटी u1 के साथ मूव कर रहा है, और एक दूसरा मास m2 है जो कि वेलोसिटी u2 के साथ मूव कर रहा है। ये केस कब का है? बिफोर कोलिजन का। ये बिफोर कोलिजन का केस है। और जब इनकी कोलिजन हो जाएगी, लेट सपोज ये मूव कर रहे थे, ठीक है, ये मूव कर रहे थे और उस केस में इनका कोलिजन हुआ, ये उस केस में इनका कोलिजन हुआ, तो लेट सपोज यहां पे वो कोलाइड किए। इट इज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर दे आर इंटरेक्टिंग, और उसके बाद वो दो अलग अलग वेलोसिटीज से, लेट अस सपोज ये मास m1 हुआ जो कि v1 वेलोसिटी से मूव करने लगा, और जो m2 मास था वो v2 वेलोसिटी के साथ मूव करने लगा। अगर मैं डिफाइन करूं इसको तो ये केस हो गया किसका? इट इज द टाइम ऑफ कोलिजन। और ये वेलोसिटीज कब है? आफ्टर कोलिजन। इट इज द केस व्हेन the particles have collided and they departed with the velocities v1 and v2। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो इनिशियल वेलोसिटीज है वो u1 एंड u2 है, और जो फाइनल वेलोसिटीज है वो मैंने डिनोट किया है v1 एंड v2 से। जैसे कि हेडिंग लिखा है इलास्टिक कोलिजन, तो इलास्टिक कोलिजन में आपको दो कंडीशंस लगानी पड़ेगी। फर्स्ट कंडीशन, द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एंड सेकंड कंडीशन इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी is conserved। So let us apply the first case, जब दोनों का लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है। Apply the conservation of momentum। मोमेंटम अगर कंजर्व्ड है तो वी कैन राइट दैट सम ऑफ मोमेंट्स बिफोर कोलिजन equivalent to sum of the total momentum after कोलिजन। ठीक है, तो
बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या है, टोटल मोमेंटम क्या है? यू कैन सी दैट इट इज m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 इक्विलेंट टू m1, आफ्टर कोलिजन क्या होगा? m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2, इक्वेशन 1. नाउ फॉर द फर्दर यूज लेट अस रीअरेंज दिस इक्वेशन. इसको हमें बाद में भी यूज करना रहेगा, तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं. मासेस जो सेम मास वाले हैं उनको एक तरफ ले लो आप. m1u1 माइनस ऑफ m1v1 इक्विलेंट टू m2v2 माइनस ऑफ m2u2. और यहां से मासेस कॉमन आ जाएंगे और आपके पास एक इक्वेशन बनेगा m1 u1 माइनस v1 इक्विलेंट टू m2 v2 minus u2, and let us give the name this equation as equation number 2. Now apply the conservation of total kinetic energy. Apply the conservation of conservation of total kinetic energy. कंजर्वेशन ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी. अब टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, दैट वी आर गोइंग टू राइट. सो सम ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी before is equivalent to sum of the total kinetic energy after collision. ठीक है. सो बिफोर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर इक्विलेंट टू आफ्टर कोलिजन क्या होगा? हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर. अब यहां से आप देखेंगे तो हाफ दोनों तरफ कॉमन आ रहा है, तो वो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं. एंड अगेन अगेन यू कैन राइट द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू देयर मासेस, यानी कि m1 u1 स्क्वायर माइनस में आ जाएगा m1 v1 स्क्वायर इक्विलेंट टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर. नाउ मासेस जो है उनको आप कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिलेगा u1 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इक्विलेंट टू m2 v2 का स्क्वायर माइनस ऑफ u2 का स्क्वायर. नाउ जो ये इक्वेशंस हैं आप देखिए, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म का बन रहा है. तो आप इनको जब सोल्व करेंगे तो यू विल गेट m1 u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 इक्विलेंट टू m2 v2 माइनस u1 एंड v2 प्लस u2. अब आप एक चीज देखिए यहां पे इक्वेशन 2 से m1 इंटू u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2. बाई मिस्टेक मैंने यहाँ पे v2 माइनस u1 लिख दिया है, जो कि v2 माइनस u2 होना चाहिए था. हाँ, तो अब देखिए आप इक्वेशन 1 से कंपेयर करेंगे, सॉरी इक्वेशन 2 से कंपेयर करेंगे m1 u1 माइनस v1 इक्विवेलेंट टू m2 v2 माइनस u2. तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी एंड यू विल गेट हियर फ्रॉम इक्वेशन 2
ये दोनों चीज कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अगर हम कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं। ये चीज और ये चीज कैंसिल हो गई, और आपके पास इक्वेशन बचा है, इक्वेशन बच गया है यहाँ पे u1 प्लस v1 इज इक्विवेलेंट टू v2 प्लस u2, and it can be written as v2 plus u2 equivalent to v1 plus u1। ठीक है, जो कि हमने पहले से ही डिसाइड किया था, किसकी वजह से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है, इसकी वजह से ये इक्वेशन हमें पहले से पता था, लेकिन हमने एक बार और इसको डिराइव कर लिया है, दैट इज परफेक्टली ओके। इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं ताकि हम इसको बाद में यूज कर सकें। v2 plus u2 equivalent to v1 plus u1। Let us name this as equation number, कौन सा दे दें इसको इक्वेशन नंबर, पहले तक कौन सा हो गया है, इक्वेशन नंबर 2 तक हुआ है। लेट अस गिव दिस एज इक्वेशन नंबर, इक्वेशन 3। अब यहां से अगर मेरे को फाइनल वेलोसिटीज निकालनी है दोनों ऑब्जेक्ट्स की, जिनका मास m1 एंड m2 है, तो मुझे यहां से एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा। और यहां से लेट अस सपोज आई एम रिप्लेसिंग v2 विद, यहां पे जाएगा तो ये क्या बनेगा, v1 प्लस u1 माइनस ऑफ u2, माइनस ऑफ u2। पुट दिस इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है, जो मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से मिली थी हमको। इक्वेशन 1 इज m1u1 प्लस m2u2 इक्विवेलेंट टू m1v1 प्लस m2v2। तो यहां से आप देखेंगे तो इक्वेशन बनेगा m1u1 प्लस m2u2 इक्विवेलेंट टू m1v1 प्लस m2। अब v2 की जगह पे आपको लिखना है v1 प्लस u1 माइनस ऑफ u2। नाउ एज वी नो दैट अगर कोलिजन होती है तो हमें इनिशियल वेलोसिटीज नोन होती है, यानी कि u1 एंड u2 आर नोन फॉर अस, एंड द थिंग विच इज अननोन फॉर अस इज v1, यानी कि v1 हमें फाइंड आउट यहाँ पे करना है। तो v1 को यहाँ पे एलिमिनेट कर लीजिए और इक्वेशन आपका फॉर्म हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्विवेलेंट टू m1 v1 प्लस m2 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2, minus m2 u2। Now let us rearrange this equation and m1 v1 वाले केस को एक तरफ रखिए आप, तो यहां पे मिलेगा आपको m1 u1 m1 u1 प्लस m2 u2, और ये यहां पे आएगा इस तरफ से, तो ये हो गया है m2 u2 और माइनस ऑफ m2 u1 इक्विवेलेंट टू m1 प्लस m2 into v1। now if you rearrange this equation तो यहां पे आपको मिलेगा m1 माइनस m2 into u1, m1 माइनस m2 into u1 plus twice of m2 u2 equivalent to m1 plus m2 into v1। हमें यहां से क्या निकालना है, हमें यहां से v1 को एलिमिनेट करना है। तो v1 क्या बनेगा, यहां से v1 will be equivalent to this m1 plus m2 will go in the denominator of this side and we will get as m1 minus m2 divided by m1
प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m1 प्लस m2 इंटू u2। यहां पे आप देख सकते हैं कि जो फैक्टर्स हैं u1 एंड u2 के, वो मासेस के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, एंड सेकेंड कॉम्बिनेशन इज 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दिस इज a very important result for elastic collisions। ठीक है, ये क्या है अपना फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास m1, या फिर आप बोल सकते हैं कि आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन m1 का वेलोसिटी है ये। सेम चीज आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सेम चीज कर सकते हैं V2 के लिए। V2 के लिए आपको क्या करना रहेगा, V2 के लिए यहाँ पे आपको V1 को एक साइड लेना है और बाकी इक्वेशन को एक साइड पे लेना है। तो इक्वेशन 3 से आप वो भी डिराइव कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से आपको मिलेगा V1 इक्विवेलेंट टू, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन राइट V1 क्या आएगा, V2 प्लस U2 माइनस ऑफ U1। ये आएगा V2 प्लस U2, V2 प्लस U2 माइनस ऑफ U1 आएगा। इसको भी आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट दिस इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था अपना लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन, जो कि है m1u1 प्लस m2u2 इक्विवेलेंट टू m1 v1 की जगह पे आपको रखना है v2 प्लस u2 माइनस ऑफ u1, प्लस में आ जाएगा m2 v2। अब अगेन इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो आपके पास आएगा m1u1 प्लस m2u2 इक्विवेलेंट टू m1v2 प्लस m1u2 माइनस ऑफ m1u1 प्लस ऑफ m2v2। अब v2 को हमें कॉमन लेना है और बाकी इक्वेशन को एक साइड पे रखना है। तो ये आएगा m1u1 प्लस m2u2, प्लस में आएगा m1u1 और माइनस में आएगा m1u2, इक्वल में आएगा m1 प्लस m2 इंटू v2। अब यहां से आप देखेंगे तो इक्वेशन क्या बन रहा है, यहां से u1 को एक साइड पे लेंगे तो ये होगा 2m1 इंटू u1 प्लस m2 माइनस m1 इंटू आ रहा है u2 इक्विवेलेंट टू m1 प्लस m2 multiplied by v2। again the equation is similar with इक्वेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास m1 जो कि v1 था। तो v2 क्या आया हमारे पास, v2 इज m2 माइनस m1, इसको डिवाइड करना है m1 प्लस m2 से एंड मल्टीप्लाइड बाय u2 प्लस ट्वाइस ऑफ m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 into u1। again it is an important result for elastic collision। ठीक है, it is the final velocity
फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास m2। और ये कब होती है? आफ्टर कोलिजन, आफ्टर द आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद का केस है ये। Now we have derived here the final velocities of both the masses m1 and m2. v1 is this and v2 is this. अब हम कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हमें कुछ नॉन रिजल्ट्स मिल सकते हैं जिनको हम रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ केस वन, केस वन ये है कि इफ वन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, कई बार ऐसा होता है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट उसके साथ उसके पास एक स्पीड के साथ मूव करता हुआ आता है और उससे कोलाइड करता है। वेरी फेयर। तो लेट अस सपोज हियर दैट u2 इक्विवेलेंट टू 0 मीटर पर सेकेंड, assuming that assumed the mass m2 initially at rest, उसको हमने रेस्ट पे अज्यूम कर लिया। तो इन फाइनल वेलोसिटीज में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? फाइनल वेलोसिटी v1 है, अगर इसमें u2 0 होगा तो ओनली फर्स्ट टर्म बचेगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास? फर्स्ट टर्म है v1 विल बी m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1। दिस विल बी द फाइनल वेलोसिटी इन दिस पर्टिकुलर केस। और u2 क्या होगा? सॉरी, v2 क्या होगा? v2 विल बी, v2 के अंदर भी अगर u2 का वैल्यू 0 रखेंगे तो इट विल बी सेकेंड टर्म, उसमें सेकेंड टर्म बचेगा, दैट इज 2m1 अपॉन m1 plus m2 into u2। These are the velocities when we have assumed a special case of when one particle is at rest। ये केस है जब एक पार्टिकल रेस्ट पे है, मान लो वो सेकंड पार्टिकल रेस्ट पे है। इसमें एक सब केस ये बन सकता है कि जब दोनों पार्टिकल का या दोनों जो बॉडीज है उनका मास सेम, ठीक है, व्हेन m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m। मान लो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो 2 किलोग्राम के हैं, तो उस केस में वेलोसिटीज क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? तो v1 क्या बनेगा? m1 माइनस m2 है तो सिंपली इट विल बिकम 0, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट v1 विल बी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहां पर भी मैं इसको बॉक्स कर देता हूं, ये रिजल्ट्स जितने भी हैं। v1 क्या हो जाएगा? 0। और v2 क्या बनेगा यहां से? एंड v2 विल बी 2m अपॉन m प्लस m, क्योंकि m1 और m2 दोनों m है। u2 इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा यहां से? एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इसमें, u1 था इसमें, u2 नहीं था, u1 है इसमें। ये u1 है, ठीक है, u1 है। और ये भी u1 बनेगा, u1। ओके, अब हम देखेंगे यहां पर
क्या केस बनेगा? 2m, और यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है, m प्लस m, दैट इज ऑल्सो 2m, तो V2 विल बी इक्विलेंट टू 2m डिवाइडेड बाय 2m इंटू U1. सो सिंपली V2 विल बी इक्विलेंट टू U1. 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा V2 इक्विलेंट टू U1. पता है ये क्या केस हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे सिंपली ये केस है कि ये मास m है जो कि U1 वेलोसिटी से जा रहा है, और ये कोई दूसरा मास है जो कि रेस्ट पे है, इसके साथ इसकी कोलिजन हुई है। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन क्या होगा? यहाँ पे जो मास, ये जो रेस्ट पे मास है, मैं यहाँ पे इसको सेकंड मास डिनोट कर दे रहा हूं, ये फर्स्ट मास डिनोट कर दे रहा हूं। तो इस केस में क्या होगा, जो फर्स्ट मास है, ठीक है, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूं फर्स्ट मास, वो क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं V1 कितना आया है, V1 इज क्लियरली 0 मीटर पर सेकेंड आफ्टर द कोलिजन। और जो सेकंड मास है, सेकंड मास है, वो U1 स्पीड से मूव करेगा, U1 स्पीड से मूव करेगा, ठीक है। उसका रीजन ये है कि एक ऑब्जेक्ट है जो U1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और वो कोलिजन कर रहा है किसके साथ, एक मास m है, दूसरा आइडेंटिकल मास जो कि रेस्ट पे है। तो जो रेस्ट पे मास था, वो जो पहले वाला जो ऑब्जेक्ट है जिस वेलोसिटी से आ रहा था उस वेलोसिटी से मूव करने लगेगा, और जो रेस्ट पे और जो इनिशियली जो मूव कर रहा था वो रेस्ट पे आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि मोमेंटम का एक्सचेंज हुआ है। You can see that there is an exchange of momentum and also there is an exchange of kinetic energy, क्योंकि कंप्लीटली उसने, जो फर्स्ट पार्टिकल है, उसने अपना मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी डिलीवर कर दिया है सेकंड पार्टिकल को। सेकंड पार्टिकल यहाँ पे मूव करने लगा है उसी सेम वेलोसिटी से जिससे कि फर्स्ट पार्टिकल उससे कोलाइड किया था। Now let us pose the another case, case 2, जब दोनों पार्टिकल्स क्या हैं, सेम वेलोसिटीज के साथ आ रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। मान लो यहां पे जो मास m1 है वो वेलोसिटी u से आ रहा है इस तरफ, और एक जो मास m2 है वो वो भी u वेलोसिटी से आ रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। देन उस केस में जब कोलिजन होगा तो हमें क्या रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे? कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको u1 लिख दे रहा हूं और इसको u2 लिख दे रहा हूं। लेकिन रियलिटी में मैं ये जो केस अज्यूम किया हूं, इसके अंदर द वेलोसिटीज आर सच एज इनिशियल velocities are such as u1 equals to माइनस ऑफ u2, u1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ u2, यानी कि u1 पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है जबकि u2 नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन की बात यहाँ पे हो रही है। नाउ व्हाट विल बी द चेंज इन v1 एंड v2, इक्वेशन ऑफ v1 एंड v2? तो देखते हैं यहाँ पे v1 का इक्वेशन अपने पास क्या था। नाउ द फाइनल वेलोसिटीज, फाइनल वेलोसिटीज विल बी v1 इक्वल्स टू, v1 क्या है अपना, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2। अब u2 की जगह पे आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ
u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम आ जाएगा, और यू विल गेट एन इक्वेशन ऑफ m1 u1 माइनस ऑफ m2 u1 प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ m2 u1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1 प्लस m2। तो v1 का इक्वेशन क्या निकल के आएगा यहां से, v1 विल बी इक्विवेलेंट टू m1 माइनस ट्वाइस ऑफ m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ट्वाइस होगा कि थ्राइस? हाँ, थ्राइस होगा, क्योंकि ट्वाइस ऑफ m2 इज हियर एंड 1 m2 into u1 is here, so basically it will be m1 माइनस 3m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा, u1 से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली v2 क्या होगा, v2 क्या बनेगा यहां पे, v2 होगा, एंड v2 विल बी m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू इंटू u1। u1 है कि u2 है, देख लेते हैं एक बार। इट इज u2, u2 प्लस इक्वेशन क्या आएगा, प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 m1 प्लस m2। u2 की जगह पे आप यहां पे लिख सकते हैं माइनस ऑफ u1, माइनस ऑफ u1 यू कैन राइट ट्वाइस ऑफ m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। यही इक्वेशन है अपने पास। अब इसको कंबाइन करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आएगा, दैट इज v2 इक्विवेलेंट टू m2 u1 माइनस ऑफ m2 u1 प्लस m1 u1 प्लस ट्वाइस ऑफ m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आएगा v2 इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हैं, हाँ, m1 का केस ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, तो थ्राइस ऑफ m1 माइनस m2 कैन बी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1। इसमें भी जब आप आगे एक केस लगाएंगे जिसमें कि दोनों मासेस अगर आइडेंटिकल है, उनकी वैल्यूज सेम है, तो क्या होगा, व्हेन m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू सम मास m। तो v1 क्या बनेगा, यहां से m1 माइनस 3m2 है, यहां पे m1 माइनस 3m2 है, तो क्या बनेगा, v1 विल बी m माइनस 3m डिवाइडेड बाय m प्लस 3m, और ये मल्टीप्लाई किससे है, इट इज मल्टीप्लाइड बाय u1, इट इज मल्टीप्लाइड बाय u1। तो m माइनस 3m क्या हुआ, m माइनस 3m इट इज माइनस ऑफ 2m, so v1 will be minus of
2m divided by 4m into u1, and v1 will be minus of u1 by 2, minus of u1 by 2, माइनस ऑफ u1 बाई 2, ये इक्वेशन हमें मिलेगा। और v2 का इक्वेशन क्या होगा? v2 का इक्वेशन है 3m1 माइनस m2, यानी कि 3m माइनस, एंड v2 इक्विवेलेंट टू 3m माइनस m अपॉन, एक यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक क्या है, हमने इसको 3m लिख दिया है, जबकि यहाँ पे m1 प्लस m2 था, तो डायरेक्ट यहाँ पे होना था m। 1 सेकेंड। यहाँ पे प्लस में प्लस m ही आएगा। इक्वेशन विल बी v1 इक्वल्स टू m माइनस 3m हो जाएगा माइनस ऑफ 2m, और डिवाइडेड बाय 2m इंटू आ गया u1। सो दिस इक्वेशन विल बी v1 इक्वलेंट टू होगा माइनस ऑफ u1, v1 विल बी माइनस ऑफ u1, माइनस ऑफ u1, और v2 क्या होगा, एंड v2 विल बी 3m माइनस m डिवाइडेड बाय m प्लस m, यानी कि m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा, m प्लस m, and it is multiplied by u1, and finally you will get v2 equivalent to 2m divided by 2m into u1, and v2 क्या होगा यहाँ पे, u1 होगा। That is how you can discuss some other results related to elastic collision also। और हम जो इनइलास्टिक कोलिजन है उसमें डिस्कस कर सकते हैं डायरेक्टली द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वहां पर भी हम फाइनल वेलोसिटीज निकाल सकते हैं, और हम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी उसमें मेनली पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती है। तो मैं एक छोटा सा केस है वो इनइलास्टिक कोलिजन का डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। मास m1 है, लेट अस सपोज वो u1 के साथ मूव कर रहा है, मास m2 है, वो u2 के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, और इनके बीच इन इलास्टिक कोलिजन हुई है, m1 v1 के साथ लेट अस सपोज मूव करने लगा, और m2 v2 के साथ मूव करने लगा। नाउ इन दिस केस लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो यहां पे m1 प्लस u1, सॉरी m1 इंटू u1,
m1 into u1 plus m2 into u2 will be equivalent to m1 into v1 plus m2 into v2. एंड वी ऑल्सो नो दैट यहां पे काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है. टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड. तो कंजर्व नहीं है तो वी कैन राइट हियर दैट हाफ ऑफ m1 u1 square plus half of m2 u2 square, it is not equivalent to half of m1 v1 square plus half of m2 v2 square. That is why we study here द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ है वो हम इसमें देखते हैं. वी स्टडी हियर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा यहां पे, डेल्टा के ई लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन माइनस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन. ये सम मुझे यहाँ पे लॉस चेक करना है, तो जो ग्रेटर एनर्जी है, जो ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी है उसमें से माइनस करना पड़ेगा लोअर काइनेटिक एनर्जी. तो जो बिफोर काइनेटिक एनर्जी है वो ग्रेटर है इन द केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन. तो द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन माइनस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन करके हम उसमें काइनेटिक एनर्जी में लॉस का पता कर सकते हैं. और अगर हमें उसका लॉस परसेंटेज में पता करना है, लॉस परसेंटेज पता करना है, तो कैसे करेंगे. लॉस परसेंटेज इज सिंपली डेल्टा के डिवाइडेड बाय द सम ऑफ के बिफोर into 100%. So by this formula you can determine easily that what is the loss in kinetic energy. यानी कि किससे लॉस हुआ है, यानी कि बिफोर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी थी उसी से तो लॉस हुआ है. So that is why डिनोमिनेटर में काइनेटिक एनर्जी बिफोर वाला आएगा इस केस में. So that is how you can find out the velocities after elastic and inelastic collisions. And you can discuss some different various cases like when the objects are moving in opposite direction with same velocity. और हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि अगर मासेस वहां पे आइडेंटिकल है, या बोल सकते हैं कि जो बॉडीज है उनका मास है वो आइडेंटिकल है, तो क्या होगा. बहुत से केसेस है वो हम डिस्कस कर सकते हैं. और न्यूमेरिकल बेसिस पे अगर इसको देखना है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्टली बेसिक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जहां से हमने देखा कि कैसे हमने जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमने लगाया. तो वहां से भी आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं. इन फर्दर वीडियोस आई विल solve some numericals based on elastic collision and inelastic collision. I hope you got all the ideas, and if you have any doubt then you can ask. I will be happy to answer that. Thank you so much.